हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक दो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और उसके बाद फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। फिर फ्रिक्शन के आपको टिप्स वगैरह दूंगा। तो एक दो क्वेश्चन है इसके फ्री बॉडी डायग्राम के, वो मैं डिस्कस करता हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन है, ये आता है, देखिए ज़रा, ये एक ब्लॉक है m मास का और इसकी लेंथ जो है दैट इज l। इसके ऊपर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में F लग रही है। तो वो पूछता है कि इसके बीच इस पॉइंट पे टेंशन निकालो जी। टेंशन आगे को भी लगेगी और पीछे को भी लगेगी, दोनों डायरेक्शन को है टेंशन, क्योंकि इट हैज ड्यूअल नेचर। तो इस पॉइंट पे वो टेंशन बोल रहा है जिसकी ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है जी, x। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बताया हुआ है कि पूछे कोई ना पूछे, आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, नेट पुलिंग फोर्स ओवर टोटल मास। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। उसके बाद आपने इस x पोर्शन का मास निकालना है। तो मास ऑफ पोर्शन x, यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, m/l, ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया, इनटू x। ये आपका क्या आ गया जी, ये आपका मास आ गया x लेंथ का। तो अब हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम यूज करेंगे इसमें भी। इस पोर्शन को लेट इट बी m। तो m मास को एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। इसके इधर को फोर्स क्या लग रही, F। इस पॉइंट पे इस पोर्शन के लिए जो टेंशन है दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इस पोर्शन के लिए टेंशन जो है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये टेंशन हो गई। तो वही बेसलाइन यूज करेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, m/l इंटू x इंटू a, F/m, विच इज F x/LF, और t you can say F माइनस x/LF, और टेंशन आपकी आ गई F माइनस F1 माइनस x/l। ये टेंशन आ गई। ये टेंशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है इसकी लेंथ कितनी आ गई जी, L माइनस x। तो इसका मास कितना आ गया इस पोर्शन का, m डैश अगर लेते हो, m डैश कितना आ गया जी, m/l इंटू l माइनस x। तो इस केस की अगर फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, ये मास m डैश है, इधर को t लग रही है, अपोजिंग फोर्स तो कोई है नहीं है। तो t माइनस 0 इज इक्वल टू m डैश a, m/l इंटू l माइनस x इंटू a। तो कितना आ गया जी, m/l, l माइनस x। एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ केसेस, F/m। तो इट कम्स सेम F1 माइनस x/l। ये दोनों केसेस में देखिए टेंशन जो है वो क्या है जी, सेम है। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टेंशन बिटवीन एनी इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन द ब्लॉक। अब मैं फ्रिक्शन का लेता हूं। फ्रिक्शन के आपको टिप्स बताऊंगा कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे करने हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन है क्या, इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into action when there is relative motion between the two bodies।
मतलब ये मोशन को अपोज नहीं करती है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे ये बुक है, इसको मैं मूव करना चाहता हूं, तो ये मार्कर भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। तो जो बुक है उसके और ये मार्कर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इस मार्कर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये हमेशा याद रखना है कि जो आपकी फ्रिक्शन है ये मोशन को अपोज नहीं करती, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। कई जगह पे ये अपोज करती है, कई जगह पे ये जो है मोशन को सपोर्ट करती है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें ये आपको क्लियर होगा। दो बातें फ्रिक्शन में याद रखनी है कि ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस ऑफ कांटेक्ट कितना है कितना नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है एरिया पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। मैं आपको थोड़ा सा साथ में ऐड कर दूं, फ्लूइड फ्रिक्शन को आप विस्कोसिटी बोलते हो। तो लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है, बट गैसेस में ये जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिएगा जरा, फ्रिक्शन का सिंपली आपको बताऊंगा कि जो फ्रिक्शन है वो क्या है, दैट इज द अपोजिंग फोर्स which opposes the motion between, relative motion between the two bodies, के दो बॉडीज के बीच में relative motion ना हो। तो मैं आपको ग्राफ से फ्रिक्शन समझाता हूं। इधर देखिए, एक्स एक्सिस को मैं अप्लाइड फोर्स ले रहा हूं, इधर को मैं ले रहा हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ओरिजिन है। जितनी देर तो अप्लाइड फोर्स जो है जीरो है, उतनी देर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो क्या है, जीरो है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, जब अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं जी इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे तैसे तैसे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ती जाएगी अप टू सर्टेन लिमिट। दैट लिमिट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो है फ्रिक्शन की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जनरल फार्मूला आपको बता देता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और F is equal to mu r. This mu is called coefficient of friction. इधर वाले केस में म्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इधर वाले केस में जो है वो क्या होगा, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू है कोएफिशिएंट की वो हमेशा जो है स्टैटिक से कम होती है। इसको हम वेरियस क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे, तो वो देखना हमने। ये तो बिल्कुल बेसिक था जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। ये जो है मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूं
कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ये जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। बॉडी को आप ऐसे रखोगे सरफेस के ऊपर, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ऐसे रखोगे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन जो है वो क्या है, सेम है। अब जो हमने फ्रिक्शन पे क्वेश्चन करने हैं वो क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ये दो मासेस हैं M1, इसके ऊपर मास है M2। ये जो है, ये सरफेस जो है नीचे वाला, ये स्मूथ है, यहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। हमने यहां फोर्स लगानी F, हमें पूछा क्या गया है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमें वो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F सो दैट बोथ द मासेस मूव जॉइंटली, कि दोनों इकट्ठे चले मासेस, तो F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि जो फ्रिक्शन है दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। तो ये वाला जो मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसको जो है फ्रिक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी, और ये ऊपर वाला मास जो है इसको फ्रिक्शन क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण ही चल रहा है। अगर यहां फ्रिक्शन ना होती ये मास पीछे गिर जाता, राइट। तो दोनों मासेस ने अगर एक जॉइंटली चलना है, इकट्ठे चलना है, तो हम क्या देखेंगे कि ये मास कितनी एक्सेलरेशन से चल सकता है। इसकी जितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उतनी एक्सेलरेशन अगर ये दोनों मासेस को दे दी जाए तो ये दोनों जो है क्या होगा, इकट्ठे चलेंगे। अगर जो है वो जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे इस मास के लिए, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन ये फोर्स दे देगी, तो फिर ये मास जो है वो पीछे गिर जाएगा। अब देखिए जरा, हमने इस पे ध्यान देना है कि ये जो मास है इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है फ्रिक्शन कितनी दे सकती है। तो इसकी फ्री बॉडी बनाते हैं, पॉइंट लीजिए, ये M2 है, इसके ऊपर सपोर्टिंग क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सपोर्ट कर रही है तो अपोजिंग तो कोई है ही नहीं है, तो इसकी लिखते हैं बेस इक्वेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स जो सपोर्टिंग फोर्स है माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू M2A। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है कितना है इस केस में, M2G। तो आपका आ गया M2G इज इक्वल टू M2A। तो इधर हमने इसकी वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डाल ली, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया जी, म्यू जी। ये एक्सेलरेशन है जिससे ये मास M2 जो है ये मैक्सिमम मूव कर सकता है, इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है। इसका मतलब अगर ये फोर्स दोनों मासेस को म्यू जी एक्सेलरेशन से मूव करवाता है तो तब ये जॉइंटली चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू लेस देन M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी। अगर ये फोर्स जो है इससे ज्यादा है फिर ये दोनों मास जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग चलेंगे। ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन में पूछा जा सकता है, जेईई मेंस और नीट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये याद रखना है कि दोनों मासेस ने इकट्ठे चलना है तो आपको कितनी फोर्स लगानी है। दूसरे केस में क्या है, ये M1 है,
ये M2 है। अब जो है फोर्स इधर लगा दी ऊपर वाले मास पे, ये फिर नीचे वाला जो है वो स्मूथ है, और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू। अब उसने पूछा है कि ये F जो है इसकी वैल्यू कितनी हो सो दैट बोथ द मासेस मूव जॉइंटली। अब इस केस में आपने क्या ध्यान रखना है कि इधर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोज करेगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ अप्लाइड है फोर्स, जहाँ फोर्स अप्लाई करोगे उस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो एडजॉइनिंग बॉडी है जो उसके ऊपर पड़ी है या उसके साथ है उसको फ्रिक्शन क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो आपने नोट करनी है कि जितनी एक्सेलरेशन से ये मास मूव कर सकता है, अगर ये फोर्स उन दोनों को इसी एक्सेलरेशन से मूव करवाएगा तो फिर ये दोनों जॉइंटली चलेंगे, अदरवाइज जो है दोनों अलग अलग चलेंगे। तो लेट अस सी for this mass M1, supporting force is F, opposing force is 0, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेम रहेगी जो पहले केस में है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन M2 और M1 में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि इस केस में नॉर्मल एक्शन जो है क्या लिख देते हैं, M1G। तो इसमें स्मूथ है सरफेस, स्मूथ सरफेस में तो नॉर्मल एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि म्यू 0 है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप ही 0 आ जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस सरफेस की है। सो इसको आप क्या लिखोगे, F वही सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या लगी, नेट फोर्स इस पे लग रही है, दैट इज M1A। F कितना, एज इट वाज इन द प्रीवियस केस, जैसे पहले थी ये, तो F कितना आ गया, म्यू M2G इज इक्वल टू M1A। तो आपका A कितना आ गया जी, म्यू M2G बाई M1। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई इस मास की। इसके बाद अब अगर ये फोर्स जो है दोनों मासेस को इस एक्सेलरेशन से चला रहा है तो ये दोनों मासेस इकट्ठे चलेंगे। अदरवाइज अगर ये फोर्स इस ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन दे रही है ऊपर वाले मास को, फिर ये इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। सो फोर्स कितनी होनी चाहिए, फॉर द टू मासेस टू मूव जॉइंटली, F जो है कितना होना चाहिए, इक्वल टू लेस देन M1 प्लस M2, मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, म्यू M2G अपॉन M1। यहां बेटा आपने ये ध्यान रखना कि दोनों केसेस में आंसर जो है अलग अलग आया है। पहले केस में क्या था, F जो था जॉइंट मूविंग के लिए क्या था, M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी। दूसरे में जो एक्सेलरेशन क्या आई है, म्यू M2G बाई M1। डिफरेंस कहाँ आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो सेम रही है। पहले वाले केस में क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही थी। सेकंड केस में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है नीचे वाले को सपोर्ट कर रही है। ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है ये कंसेप्ट जो है ये यूज हो सकता है, राइट। मैं अभी यूज करके दिखाता भी हूं आपको। तो आपने ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट। यस, इस कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 मासेस हैं, 7 kg, 3 kg, 2 kg।
यहां 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, उसने पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses 2 kg, 3 kg and 7 kg। ये 10 न्यूटन लगने से 2, 3 और 7 kg जो है मासेज है, इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां जो म्यू है म्यू 1 जो है वो 0.2 है, म्यू 2 जो है वो 0.3 है, म्यू 3 जो है वो 0 है। मींस ये जो है सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होगी, तो हमने सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है 2 kg मास की। 2 kg मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसको पॉइंट मास लेते हैं, दिस इज 2 kg, इसको आप 10 न्यूटन लगा रहे हो फोर्स, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोज करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, वो इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू एम जी, म्यू कितना 0.2 इंटू 2 इंटू 10 4 न्यूटन। तो सपोर्टिंग फोर्स कितनी है 10, अपोजिंग फोर्स कितनी है 4, तो नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहले मास की एक्सेलरेशन 2 kg मास की एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई जी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां ध्यान दीजिए बच्चों ध्यान से, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लग रही है 2 kg पे, ये जो है ये 3 kg को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। क्या करेगी, 3 kg को सपोर्ट करेगी, बिकॉज इसके ऊपर अब फोर्स अप्लाइड है। जहां फोर्स अप्लाइड है जिस मास के ऊपर, उसको फ्रिक्शन ने क्या करना है, अपोज करना है। जो एडजॉइनिंग सरफेस है उसको फ्रिक्शन ने क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब देखिएगा जरा, 3 kg के ऊपर, ये 3 kg, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, 3 kg के ऊपर सपोर्टिंग फोर्स जो है वो कितनी है 4 न्यूटन। अब देखिए यहां जो फ्रिक्शन है, ये मान लो F1 है, ये F1 है, ये F2 जो है, ये क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg। 3 kg एंड 7 kg के बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो कितनी होगी, वही म्यू एम जी 0.3 इंटू 5 इंटू 10, कितना आ गया जी 15 न्यूटन। मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो 3 kg के ऊपर कितनी फोर्स लग रही, सपोर्टिंग फोर्स कितनी है, ये जो F1 जिसको आपने बोला है 4 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स कितनी है 15 न्यूटन। ये अभी 15 नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन। पहले ये 4 है, जैसे जैसे अगर ये बढ़ेगी वैल्यू तो ये बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम 15 तक जाएगी। अगर आपने 3 kg मास को इंडिविजुअली चलाना है, अलग से चलाना है, तो ये जो F1 है इसकी वैल्यू 15 के इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये F1 जो है 15 न्यूटन से कम है, इसलिए ये मास जो 3 kg है इंडिविजुअली नहीं चल सकेगा। ये सिस्टम जो है 3 kg और 7 kg वाला, ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये 4 न्यूटन जो है इस 3 kg मास को नहीं हिला पाएगा। उस केस में क्या होगा, 3 kg एंड 7 kg जो है दोनों मासेस क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे,
और ये इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकेंगे। इंडिविजुअली ये कैसे बिहेव करेंगे? इंडिविजुअली ये मास बन जाएगा 10 kg, ये F1 इस पे लग रही है। अब ये पूरा मास जो है 3 kg और 7 kg जो है ये स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब यहां फोर्स जितनी मर्जी हो, स्मूथ सरफेस पे आप जस्ट टच कर दोगे तब भी बॉडी मूव करेगी। तो उस केस में यहां जो स्मूथ सरफेस है यहां तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, यहां तो जीरो है, तो ये 10 kg जॉइंटली मूव करेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? F1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ए आपका कितना आ गया? F1 बाई 10 और 4 बाई 10, 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो बोथ masses A1 masses 3 kg and 7 kg will move with acceleration 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अलग अलग मूव नहीं कर सकेंगे। ये मैं अब आपको देता हूं ये क्वेश्चन, आपने यही 10 न्यूटन जो है इधर और इधर लगा के देखनी है। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इधर भी लगानी है इधर भी लगानी है और देखना है कि तीनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस जो है क्या है। सो इधर आप आंसर में ये लिख सकते हो, A1 जो है वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप अप्लाई करके देखना। एक बार यही फोर्स इधर ला के फिर दूसरे केस में यहां लगा के तीनों मासेस की अलग अलग एक्सेलरेशंस निकालना है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।